पार्ट 5 विपिन चंद्रा। तो हम बात कर रहे थे इसमें सबसे पहले पोलीकारों की। पोलीकार उन्हें कहते थे जो हथियारबंद दस्ते रखते थे। ऐसे जमींदार दक्षिण भारत के जमींदार हुआ करते थे जो हथियारबंद दस्ते रखते थे, सेना रखते थे, छोटी मोटी सेना, और राजा के कहने से युद्ध में तत्पर रहते थे। ऐसे जमींदारों को पोलीकार कहा जाता था। और जब भी इन्होंने विद्रोह किया तो राजा नवाबों की जो विकसित सेनाएं थीं और किसान मिलकर के एक बड़ा इम्पैक्ट वहाँ पे डालते थे। मुगल काल में जितनी दरें थीं अंग्रेजों के आने के बाद उसकी 2 गुना मात्र 30 सालों में कर दी गई। और जो भारत में मुक्त व्यापार लागू किया गया था अंग्रेजों द्वारा, उसकी वजह से भारतीय उद्योग जो थे वो चौपट हो गए थे। और फिर जब भारतीय उद्योग नहीं चल रहे थे तो जो दस्तकारी का सामान था, जैसे जूट से कोई सामान बनाना या इस तरह का कोई सुराई बनाना या इस तरह का कोई भी जो भी सामान था, वो राजाओं नवाब के यहाँ ही खपा करता था ज़्यादातर सामान। और धीरे धीरे उनकी हालत भी ख़राब हो जाने के बाद वो भी बेचारे नहीं खरीद पाए उस सामान को। सबसे पुराना जो विद्रोह था वो सन्यासी विद्रोह था, जिसमें जमींदार जिनसे सत्ता छीन ली गई थी अंग्रेजों द्वारा, वो प्लस जो सन्यासी लोग थे, उन लोगों ने मिलकर के सन्यासी विद्रोह शुरू किया। 1763 में शुरू किया था, 1800 तक चला था। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक बेलूथम्पी नाम का एक बंदा था, उसने विद्रोह किया था। 1805 में विद्रोह हुआ था और बेलूथम्पी को मार दिया गया था। और मारने के बाद भी उसको फांसी पर लटका दिया गया सार्वजनिक रूप से। तो जैसे चौराहे पे फांसी दे देते ना, उस टाइप का मतलब। लेकिन वो मरे हुए आदमी को फांसी लगाई गई थी, टांग करके चले गए थे मरे हुए आदमी को, एक तरह से ही मान लीजिए। तो इतना मतलब जो बुरी तरीके से जो विद्रोह को दबाया गया साउथ के अंदर, इसी वजह से 1857 के विद्रोह में दक्षिण भारत पूर्ण रूप से मतलब जो सहयोग होना मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया था उधर से। जबकि छोट मोट सहयोग तो खैर उन्होंने बाद में भी दिया था, मुंबई ने अच्छा खासा सहयोग दिया था। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक वहां पे पहली पुरानी खेती हुआ करती थी जिसको बोलते थे झूम और पड्डू खेती की विधियां। तो इसमें क्या करते थे ये लोग, जैसे इनकी जो जमीन थी वहां खेती करी, और जब वो उपजाऊ नहीं रहा खेत उनका, तो उसको छोड़ दिया वहीं और जंगल को कुछ साफ किया और नई जमीन तैयार करके वहां खेती कर लेते थे। लेकिन अंग्रेजों ने आकर के इस तरह की खेती पर, जगह बदल के जो खेती की जाती, इस पे पूरी तरह से रोक लगा दी थी, क्योंकि उन्हें तो अपनी लगान से मतलब था। और इसके अलावा अगर हम बात करें, संथाल, कोल, मुंडा है ना, इनका भी जो है अच्छा खासा विद्रोह रहा था साउथ में। एक खास बात और थी, सभी बाहरी लोगों को वे दुश्मन नहीं मानते थे, और बाहर से उनके इलाके में आकर बसे ऐसे लोगों पर आमतौर पर वे हमला नहीं करते थे जो गरीब होते थे और आदिवासी गांवों की अर्थव्यवस्था में जिनकी भूमिका सहायक थी, या जिन लोगों ने आदिवासियों से गहरे सामाजिक रिश्ते बना लिए थे। इन लोगों में ग्वाले, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, जुल्हाए, धोबी, नाई, ढोलची, बंधुआ मजदूर और पैसे वाले बाहरी लोगों के यहाँ काम करने वाले घरेलू नौकर शामिल थे। ये लोग न सिर्फ आदिवासियों के हमले से बचे रहे, बल्कि कई मौकों पर तो ये आदिवासियों के साथ मिलकर लड़े भी। ऐसे मौकों पर जाति ने नहीं बल्कि वर्ग ने उनको एक दूसरे के साथ जोड़ा और अंग्रेजों के खिलाफ गोलबंद किया था। तो ये सब मैं जो बता रहा हूं, ये लिखी हुई सब लाइनें हैं विपिन चंद्रा में। अब आप सोच रहे होंगे विपिन चंद्रा से ही अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग भी पढ़ सकते हो विपिन चंद्रा से, लेकिन एक बार सुन लीजिएगा, उसके बाद अगर पढ़ेंगे तो टाइम कम लगेगा। मैं बहुत कम समय में फास्ट तरीके से इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं। संथालों का विद्रोह। आदिवासियों के विद्रोह में संथालों का विद्रोह सबसे जबरदस्त था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामने कोह कहलाता था। भागलपुर से राजमहल के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? दामने कोह। और ये जो थे यही संथाल बहुल क्षेत्र था। ये जो क्षेत्र है राजमहल से लेकर के और भागलपुर तक के बीच का जो क्षेत्र है दामने कोह जिसको बोलते हैं, यही संथाल जो था बहुल क्षेत्र था। और जो यहां विद्रोह हुआ उसे ही संथाल विद्रोह कहा गया।
संथालों को विश्वास था कि भगवान उनके साथ हैं। विद्रोही आदिवासियों के दो प्रमुख नेता थे, सीधू और कान्हू। ठीक है, उन्होंने घोषणा भी की थी कि ठाकुर जी ने उन्हें निर्देश दिए हैं कि आजादी के लिए अब हथियार उठा लो। सीधू ने अधिकारियों से कहा, ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा है कि यह देश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ोगे। तो एक तरह से जैसे पोप होते थे ना, पोप भी ये कहते थे कि भाई हमारी तरफ जो है खुद जो है गॉड जीसस लड़ेंगे, भगवान हमारे साथ है। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं, या वो खुद भी कई बार अपने आप को भी भगवान कहने लगते थे। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, लोगों को एकजुट करने में काफ़ी कामयाब होती थी। तो जो ये सीधू और कान्हू जो नेता थे, इन्होंने भी इस तरह का विश्वास था इन्हें कि भाई भगवान की मर्जी है कि अब इन्हें निकाल भगाओ यहाँ से अंग्रेजों को। और ये उसे विश्वास दिलाने में कामयाब रहे अपनी जनता को कि जो भगवान है वो हमारे साथ, यानी श्री कृष्ण जो है वो ठाकुर जी उनको बोल रहे हैं, वो हमारे साथ खुद लड़ेंगे, है ना। ऐसा उन्होंने विश्वास था, है ना। तो उन्होंने 60,000 हथियारबंद संतालों को इकट्ठा कर लिया। अब सोचो 60,000 हथियारबंद, और हथियारबंद से मतलब इनका वही भाले, तीर, है ना, तलवार, वही पुराने जो हथियार हुआ करते थे, वो हथियारों के साथ में इन्होंने 60,000 हथियारबंद संतालों को इकट्ठा कर लिया था। ठीक है, और आदिवासियों के संगठित विद्रोह से सरकार चौंकी और उसने इससे निपटने के लिए सेना का सहारा लिया। विद्रोहियों को सफाया करने के लिए एक मेजर जनरल के नेतृत्व में 10 टुकड़ियां भेजी गईं, और जो विद्रोही नेता थे उन्हें पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम भी रख दिया गया। उस टाइम पे 10,000 बहुत हुआ करते थे, जब 7 रुपए ये पूरी खर्चा दिया करते थे, है ना। 27 रुपए घुड़सवार, और घोड़ा भी नहीं रखना है, वर्दी भी नहीं करनी है अपनी, है ना तैयार, उसी हिसाब से 27 रुपए दिया करते थे। तो आज के हिसाब से सोचिए, उस हिसाब से फिर 10,000 कितना होता था। 10,000 का इनाम दिया था उपद्रवियों नेताओं को के ऊपर इनाम जो रखा था। सत्ता के अत्याचार और निरंकुशता से विद्रोह को कुचल दिया गया। 15,000 से अधिक संताल मारे गए, यानी 60,000 टोटल थे, उसमें से 15,000 मारे गए। गांव के गांव उजाड़ दिए गए। अगस्त 1855 में सीधू को पकड़ लिया गया और मार डाला गया। कान्हू को 1886 में पकड़ लिया गया। देखिए 1855 तक सीधू और कान्हू दोनों लड़ते रहे, लेकिन जब सीधू को पकड़ लिया गया तो भी कान्हू ने इस जंग को जारी रखा और 1886 तक जो है वो लड़ते रहे। उसके बाद उनको पकड़ लिया गया। राजमहल की पहाड़ियों पर संतालों के खून से लाल हो गई थी, है ना। LSSO मूले ने संतालों के विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी है, और उनकी बहादुरी के वर्णन में कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं। संतालों ने अदम्य साहस दिखाया, असह्य यातना पर भी उफ तक नहीं की, और कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। देखिए बहुत बढ़िया स्टोरी है कि वाली, ये सुन लीजिएगा। एक बार एक झोपड़ी में 45 संथाल थे। एक बार एक झोपड़ी में 45 संथाल छिपे थे। सिपाही इन्हें घेरे हुए थे। सिपाही जो थे, ब्रिटिश सिपाही, वो इन्हें घेरे हुए थे। सिपाही जब जब गोली चलाते, ये संथाल तीर चलाते। जब इनके तीर रुक गए तो सिपाही झोपड़ी में घुसे। झोपड़ी में केवल एक बूढ़ा संथाल जिंदा था। एक सिपाही ने जब उससे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो बूढ़ा सिपाही पर टूट पड़ा और अपनी कुल्हाड़ी से सिपाही के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो सोचिए कितना, मतलब एकदम से, जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि 45 संथाल एक झोपड़ी में हैं और पूरी सेना जो है पूरे झोपड़ी को घेरे हुए है। लेटेस्ट वेपन, बंदूकें लेकर के खड़े हैं वो लोग, और उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग शुरू करी। और जैसे ही वो बेचारे छुपके वो फायर कर रहे हैं, है ना, और उनके ऊपर जैसे ही फायर होते थे वो बेचारे अपने तीर चलाना शुरू कर देते थे, और वो देखते रहते थे कहां से तीर चला रहे हैं, और वहीं से वो फायर करके उसे मार दिया करते थे। तो इस तरीके से जब उनके तीर सब रुक गए, कहीं से तीर आने बंद हो गए, तो तब ये जो ब्रिटिश सैनिक थे ये अंदर घुसे। और अंदर घुसने के बाद उन्होंने क्या देखा, अंदर जाकर के देखा कि एक बूढ़ा बचा बस जिंदा, बाकी बूढ़ा संताल जिंदा बचा, बाकी सब जो है मर गए। इन्होंने सोचा सिपाहियों ने कि ये बूढ़ा है और ये सरेंडर कर देगा। उससे कहा कि भाई आत्मसमर्पण कर दो, इतने सारे सैनिक हैं, इन्हें देख करके आत्मसमर्पण कर देगा। उसने कहा, उसने उसे इतना गुस्सा आया कि जब मेरे 45 लोग मर गए,
इन्होंने आत्मसमर्पण नहीं करा तो मैं क्या करूंगा आत्मसमर्पण। उसने वो कुल्हाड़ी ली जो उसके हाथ में थी और उसने जो है एक सिपाही के टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके। तो देखिए कितना मतलब उसके अंदर आक्रोश था कि आत्मसमर्पण नहीं करा, चाहे भले ही मरना मंजूर हो। इसके बाद कोल रंपा बिरसा मुंडा विद्रोह भी था जो हुआ, ठीक है। छोटा नागपुर के कोल आदिवासियों का विद्रोह 1820 से 1836 तक चला। आंध्र के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा पहाड़ियों में आदिवासियों में ने 1869 में सरकार समर्थित मनसबदारों, भ्रष्टाचार और नए जंगल कानून के खिलाफ विद्रोह किया। 1880 में इस विद्रोह को दबा दिया गया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में रहा। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने करा। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान कर दिया था। और ठेकेदारों, जागीरदारों, राजाओं, हाकिमों और ईसाइयों को कत्ल करने का भी आह्वान किया गया था उस टाइम पे। उसने कहा कलयुग को खत्म कर सतयुग लाएंगे। घोषणा की गैर आदिवासियों से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। मगर उसने यह हिदायत भी दी थी कि गरीब गैर आदिवासियों पर हाथ न उठाया जाए। लगभग 6000 मुंडा वैसे तो लड़के को कहते हैं मुंडा, है ना, तो लेकिन वहां पे जो जाति है उसे मुंडा कहा जा रहा है। यहाँ पे लगभग 6000 मुंडा तीर, तलवार, कुल्हाड़ी व अन्य हथियार से लैस होकर बिरसा के साथ हो लिए। लेकिन बिरसा फरवरी 1900 में गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह जेल में ही मर गया। विद्रोह तो कुचल दिया गया पर बिरसा अमर हो गया। तो ये कुछ आंदोलन वो थे, है ना। इसके बाद जो कुछ और स्टोरी देखिए, इसमें जो मेन इस पार्ट में जो स्टोरी लगी मुझे, एक तो संथाल वाली बहुत ही मतलब दिल को छू देने वाली स्टोरी थी। और ये बिरसा जो हैं इनके बारे में भी देखो, पूर्व संध्या में, क्रिसमस से पूर्व संध्या में इन्होंने जो विद्रोह करा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट विद्रोह है ना। तो इसको हमें याद रखना है, थोड़ी सी डेट हमें याद रखनी है, ये कब कब कौन से विद्रोह हुए, है ना। जैसे शुरू से एक बार मैं डेट दोबारा दोहरा देता हूँ सारी। सन्यासी विद्रोह जो था वो सबसे पहला विद्रोह था जो 1763 से 1800 तक चला। उसके बाद बेलूथम्पी 1805, पारलेकमणि 1813, मैसूर किसान 1830, सतारा 1841, 1844 में गडगरी। उसके बाद संथाल विद्रोह 1855 से 1886 तक, नील विद्रोह 1859 से 60 तक, पावना 1857 से 1876 तक और 1875 में दक्कन का उपद्रव, ये विद्रोह हुए थे। इसमें भागलपुर से राजमहल के बीच की जो क्षेत्र था उसे दामन कोहो कहा जाता था, जिसमें संथाल रहते थे, और जो वहां विद्रोह हुआ उसे संथाल विद्रोह का नाम दिया गया। संथाल नेता जो थे वो सीधू और कानू थे। सीधू मरा 1855 में, कानू 1886 में, फरवरी 1886 में उसको पकड़ा गया था। और मुंडा, बिरसा मुंडा जो थे उनके द्वारा जो विद्रोह हुआ ये 1899 में हुआ। और बिरसा जो थे वो फरवरी 1900 में गिरफ्तार कर लिए गए और जेल में ही वो मर गए। यानी 1899 से 1900 तक बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन चला, ये विद्रोह चला। ठीक है, देखिए एक स्टोरी के रूप में इसे ध्यान देंगे तो फिर वो बुक पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू। आज के पार्ट में तो इतना ही, ठीक है।